हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि काहो विलेज को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गोलन हाइट्स को लेकर के, तो गोलन हाइट्स को अगर हम मैप में व्यू करें, गोलन हाइट्स एक रॉकी प्लेट्यू है जो सीरिया और इजराइल का जो बाउंड्री एरिया है वहां पर लोकेटेड है। गोलन हाइट्स को 1967 के कन्फ्लिक्ट में इजराइल ने अपने अंडर कर लिया था और 1981 में एनेक्स कर लिया था। हालांकि इजराइल का जो ये मूवमेंट था उसको अभी तक इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं मिली है। मींस किसी भी कंट्री ने ये अनाउंस नहीं किया है कि गोलन हाइट्स जो है वो इजराइल का इंटीग्रेटेड पार्ट है। लेकिन 2019 में यूएस के प्रेसिडेंट, उस टाइम प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम ये डिक्लेयर करेंगे कि गोलन हाइट्स जो है वो इजराइल का इंटीग्रेटेड पार्ट है। ओके, इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है। इंडिया ने अपनी तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट दिए हैं कि गोलन हाइट्स जो है वो इजराइल का पार्ट नहीं है और ये सीरिया की टेरिटरी है और इसको सीरिया को ही वापस दे देना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में गोलन हाइट्स न्यूज में इसलिए रहा कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर जो भी सेटलर्स हैं, जितनी भी संख्या में अभी जो सेटलर्स यहाँ पर रह रहे हैं, उसमें इजराइल कंट्रोल गोलन हाइट्स में जो संख्या है उसको डबल किया जाएगा। मतलब और ज़्यादा सेटलर्स की संख्या यहाँ पर इंक्रीज की जाएगी, जिसकी वजह से जो गोलन हाइट्स है वो न्यूज़ में रहा। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, और फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। इस आर्टिकल में बताया गया है कि पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इस चीज़ को लेकर के जो वॉर हुआ, जो फरवरी लास्ट में स्टार्ट हुआ, रशिया ने अटैक स्टार्ट किया यूक्रेन के ऊपर। बेसिक प्रोविज़न आपको पता है कि किन बेसिक रीजन पे ये जो क्राइसिस है वो स्टार्ट हुआ था। यूक्रेन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए तैयार हो रहा था और रशिया ये चाहता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन है वो रशिया के बॉर्डर वाले एरियाज तक ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज मींस यूएस जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज की सहायता लेते हुए, हेल्प लेते हुए, उनको असिस्टेंस देते हुए रशिया को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। इन्हीं सिक्योरिटी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके रशिया ने यूक्रेन को स्टार्टिंग में, जब हमने देखा कि 2008 में लगभग जो यूक्रेन है उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को लेकर के अपने एक्सप्रेशन दिए थे कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद में ही रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू जो है वो स्टार्ट हो गए थे। 2014 में आपने देखा कि क्रीमिया का जो एनेक्सेशन है जो यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन रशिया ने उसको 2014 में अपने अंडर कर लिया। ये भी इसी का, ये जो एनेक्सेशन है वो भी उसी प्रोसीजर का एक पार्ट आप मान सकते हो। अब ये जो वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार अपने डीप कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं कि पीस और सिक्योरिटी यूक्रेन में मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं, उनके लिए यूनाइटेड नेशन हमेशा से तैयार है। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक पीसफुल सॉल्यूशन इसका निकालने की बात रखी है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने विजिट की है, रशिया की भी और यूक्रेन की भी, दोनों के प्रेसिडेंट के साथ पे उनका डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बोला है कि मैंने वहाँ पर भी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर भी यही बातें रखी गई थी कि पीसफुल सॉल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम का निकाला जाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके बारे में बात की कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें बात हमने की थी कि हम पीसफुल तरीके से जो ग्लोबली लेवल पर सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, तो उस चार्टर को हमें मेंटेन करने की जरूरत है। यहाँ पर इंडिया की भी बात हुई, तो इंडिया ने अपनी बात रखी है कि हम चाहते हैं कि जो भी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन कैन बी डिराइव्ड बाय सेडिंग ब्लड एंड एट द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट लाइव्स।
जो इनोसेंट लोग हैं उनकी लाइफ को खतरे में डाल करके इस तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम चाहते हैं कि डिप्लोमेसी और डायलॉग का जो पाथ है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए, और इंडिया स्ट्रेस करता है, इस बात के ऊपर फोकस करता है, ओके, जोर देता है, फोर्स करता है इस बात पे कि यूक्रेन में पीस बनाए रखने के लिए हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग के जो पॉइंट है, जो पाथ है, इन्हीं के ऊपर ध्यान में रखते हुए इन्हीं के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की बात की जानी चाहिए। ओके, जब रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे तो उस टाइम भी इंडिया का स्टैंड क्लियर करने की जब बात रखी गई थी तब भी इंडिया ने यही बात बोला था कि भले ही रशिया के साथ में हमारे रिलेशन जो हैं वो हम मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ से जो भी क्रूड ऑयल है उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो भी अगर हम वॉर की बात आती है तो वॉर जो है उसको हम सॉल्व करने के लिए मीडिएशन का रोल निभाने के लिए भी इंडिया तैयार है। इसके अलावा बात अगर हम करें तो इंडिया ने तब भी यही बात रखी थी कि पीसफुल तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन का चार्टर। दोनों को लेकर के बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उनमें से एक है, और इम्पोर्टेंटली जो यूएनएससी है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करती है। ओके, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनको जनरल असेंबली में उनका एडमिशन हो, नए मेंबर्स बने, और यूनाइटेड नेशंस के इन सभी के लिए रिकमेंडेशन भी देने का काम करती है। अब अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, तो यहाँ पर 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट हैं। आप सभी को पता है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, जिनके पास में वीटो पावर होती है। इसके अलावा 10 मेंबर जो हैं वो 2 ईयर की टर्म के लिए यहाँ पर रीजनल बेसिस पर जो 10 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, और इस बॉडी की जो प्रेसिडेंसी है वो मंथली बेसिस पर क्या होती है, रोटेट होती है इसके मेंबर्स के बीच में। तो ये हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन का चार्टर के बारे में। देखो, जब भी किसी चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो कुछ की पॉइंट्स डिसाइड किए जाते हैं। इस तरीके इससे इसको चीज़ को, चार्टर को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने एक आउटलाइन डिसाइड की थी जिसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का प्रेजेंट टाइम में जो चेंजेस फॉर्म है वो ही प्रियम्बल के नाम से आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश है। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसमें हमने वो सारे पॉइंट्स डिक्लेयर किए थे जिनके बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बनाने वाले थे। सेम इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी उन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन जो है वो फाउंड किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो एक फाउंडेशनल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की, और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है, यूएन। ये जो चार्टर है वो किस तरीके से यूएन का सिस्टम, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर जो काम करेगा उन सभी को एस्टेब्लिश करता है। मतलब यूनाइटेड नेशन और उसके जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है जिनका नाम है सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो 6 ऑर्गन है ये किन किन पॉइंट्स के ऊपर बेसिस पर वर्क करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को क्लियर किया गया है इस चार्टर में। इस चार्टर में ये बात रखी गई है कि जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है वो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने के लिए काम करेंगे, और ग्लोबली लेवल पर जो भी सिटीजन हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी को इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका यूनिवर्सल सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि ग्लोबली लेवल पर हम एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह रहेंगे। ये नहीं मानेंगे कि वो अमेरिका से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, वो इंडिया से है, वो चाइना से है। जब भी जहाँ भी प्रॉब्लम होगी तो हम एक कोलेब्रेशन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि सिंपल तरीके से ये बात थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये बात रखी गई कि वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा से क्रिएट ना हो, पीस और स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करना है, जो भी बेसिक राइट्स हैं उन सभी को हमें सिक्योर करना है। इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो ये चार्टर है उसको अपनाया गया था, और 24 अक्टूबर 1945 को इस चार्टर ने एंटर किया था। ओके,
5 परमानेंट मेंबर जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने इसको रेटिफाई किया था और टाइम के साथ में बहुत सारे सिग्नेटरीज ने यहाँ पर मेजोरिटी के साथ में इसको अपनाया था। धीरे धीरे जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस चार्टर को अपना लिया है। मतलब बेसिक प्रोविज़न ये रखा है कि हम हमारी कंट्री को गवर्न करेंगे या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी वर्क करेंगे उसमें इन चार्टर्स को ध्यान में रखेंगे, इन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है सेडिशन लॉ को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है सेडिशन लॉ को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। तो 1962 का एक 1962 में एक केस हुआ था और उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेडिशन लॉ को वैलिडिटी दी थी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें अगर रेगुलेट करना है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो हमारी कंट्री के इंटीग्रिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी वायलेटिव होते हैं, तो उन सभी को अगर हमें काउंटर करना है तो सेडिशन लॉ को हमें मेंटेन रखना होगा। सेडिशन लॉ जो है ये ब्रिटिश टाइम का रूल लॉ है। आईपीसी आप सभी को पता है, इंडियन पेनल कोड, ब्रिटिशर्स के टाइम में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें सेक्शन 124A जो है वो इंसर्ट किया गया। सेडिशन लॉ का यूज़ हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी हमारे नेशनल लीडर थे इंडिपेंडेंस के टाइम में, उनके ऊपर भी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक हो गए और दूसरे हो गए महात्मा गांधी जी, उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया गया था सेडिशन लॉ को। तो इसको लेकर के टाइम टू टाइम इस तरीके की स्प्रेड होते रहते हैं कि जो सेडिशन लॉ है वो हमें क्या करना चाहिए, इसको रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन इंडिया के लिए ये बात भी बोली जाती है कि सेडिशन लॉ को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और मेजर फोकस हमारा इंडिया की स्टेबिलिटी है, कंट्री की इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है। तो इसको अगर आपके हेटर्ड स्पीच जो है, अगर आपके कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कंट्री की इंटीग्रिटी को, स्टेबिलिटी को वायलेट करते हैं, तो उनके बेसिस पर हम सेडिशन लॉ को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए जिसमें स्पेसिफिक कंट्री की सॉवरेनिटी की बात आए, स्टेबिलिटी की बात आए। अगर उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट पास होते हैं उनको वायलेट करने के लिए, तो जाकर के आप सेडिशन लॉ को इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेसिक चेंजेस हुए, कुछ भी इस तरीके का स्टेटमेंट आया और आपने सेडिशन लॉ के नाम पर लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ चेंजेस होने चाहिए। टाइम टू टाइम इस तरीके की रिकमेंडेशन आई है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि 1962 का जो केदारनाथ केस था, जिसमें आपने अपील किया है कि ये जो सेडिशन लॉ है उसको रेगुलर रहना चाहिए, वो ही रेगुलर रहने की अभी प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो आपने दिया था कि इसको बाइंडिंग प्रेसिडेंट के रूप में इसको आप रेगुलर कीजिए, ट्रीट कीजिए, वो रेगुलर रहना चाहिए, गवर्नमेंट का ये बोलना है। ओके, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है वो अपनी क्या बात रखती है। तो जुडिशरी ने बोला है कि अगर आपने किसी एक केस में एक स्टेटमेंट दे दिया तो ज़रूरी नहीं है कि हर केसेज में फिर वही स्टेटमेंट चलता रहे। ओके, टाइम टू टाइम जैसे जैसे केसेज हैं, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को लेकर के है। आप सभी को पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जुडिशरी ने इस चीज़ में इंटरवीन करने की कोशिश की है, क्योंकि ये पिटीशन अप्लाई की गई थी और पिटीशन में ये बोला गया कि बहुत सारी ऐसी हमारे रिलीजियस साइट्स हैं जहाँ पर पहले टेम्पल थे और अभी प्रेजेंट टाइम में अदर कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हैं, तो उनको लेकर के पिटीशन किया गया। तो ये जो ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू है, इसकी वेस्टर्न जो वॉल है वहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी जो मंदिर है उसके लिए यहाँ पर रिकॉग्निशन करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पर पहले टेम्पल था। तो इसको लेकर के जुडिशरी ने ये बोला है कि आप इसकी क्या कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए। तो यहाँ पर जो ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू के जो केयर टेकर्स हैं उन्होंने बोला कि जो भी कमिश्नर, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उस कमेटी के, अजय कुमार मिश्रा, वो एक बायस्ड नेचर के हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी हमारी जुडिशरी है, वो प्रेजेंट टाइम में जो कमेटी के हेड हैं उनको रिप्लेस करके किसी और को अपॉइंट करें, क्योंकि वो बायस्ड मैनर में इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट है उनको 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं डीएमके गवर्नमेंट के, एमके स्टालिन, उन्होंने 2nd ईयर में जब एंटर किया तो कुछ यहाँ पर नई स्कीम लॉन्च की है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उन्होंने बोला है कि 1 से 5th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको मॉर्निंग में फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाएगा।
ओके, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें बेसिक पॉइंट्स आप सभी को पता है। एक तो एजुकेशन में जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनका इंक्लूजन इंक्रीज होगा। दूसरा, हम माल न्यूट्रिशन के जो इशू हैं उनको भी हम सोल्व कर पाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। अर्बन एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC सेंटर जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और CM इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस सिस्टम है, इसका और ज़्यादा एक्सपेंशन किया जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली CM को रिप्रेजेंट करके, CM को एक तरीके से रिप्रेजेंट करके अपनी जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको राइट डाउन कर सकते हो और उसका जो भी रिड्रेशल है वो टाइम टू टाइम होता रहता है। तो ये जो स्कीम है इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए, देखो रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में है, आप सभी को पता है। वहाँ पर से एक पेंगोलिन को रेस्क्यू किया गया है और अभी प्रेजेंट टाइम में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है जयपुर में इसकी कैप्टिविटी रखी गई है। लेकिन जब इसको कैप्चर किया गया उसके बाद में जब इसको इस जगह पर रखा गया तो ये जो पेंगोलिन है उन्होंने जो भी यहाँ पर पार्क के स्टाफ हैं उन्होंने यहाँ पर जो कुछ फूड देने की कोशिश की इन पेंगोलिन को, तो पेंगोलिन ने उससे रिफ्यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसलिए न्यूज़ में रहा है ये कि इसको फूड देने के लिए जो हमारे फूड पार्क स्टाफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली लेवल पर कॉल किया है, जिसमें अफ्रीका, ताइवान, चाइना, हांगकांग जहाँ पर पेंगोलिन रहते हैं वहाँ सभी पर कॉल किया है कि किस तरीके से ये जो पेंगोलिन है उनको हम फूड खिला सकते हैं। तो इसको लेकर के अदर कंट्रीज़ ने अपनी बात बोली है। जैसे कि कहीं ने बोला है कि रेड आंट जो है उनको काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होता है तो आप वो खिला सकते हो। तो जो हमारा ट्राइबल एरिया है वहाँ से कोशिश की गई है कि रेड आंट्स लाई जाएं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए पेंगोलिन का जो फेवरेट फूड है तो ओडिशा से उसको ये रेड आंट खिलाने के लिए कोशिश की गई है। दूसरी भी और भी जो प्रोसीजर है उनको कंप्लीट किया गया करने की कोशिश की गई है। तो पेंगोलिन जो है वो इसकी वजह से न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे। देखो पेंगोलिन की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कुछ चेंजेस के साथ में अलग अलग जगह पर रहती हैं, लेकिन पेंगोलिन की जो मेन अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी जो 4 स्पीसीज हैं वो एशिया में पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ स्पीसीज जो हैं वो सब सहारन अफ्रीका में इसकी पाई जाती हैं, लेकिन इसके साइज में चेंजेस होता है। जैसे जैसे स्पीसीज चेंज होती हैं कलर और साइज में चेंज यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स की अगर हम इससे रिलेटेड बात करें तो पेंगोलिन जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर ये केरेटिन जिससे हमारे बाल और नेल्स बने होते हैं, उसी केरेटिन प्रोटीन से ये जो हैं इनके स्केल बने होते हैं जिनको अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो ये नॉक्टरल होते हैं। नॉक्टरल ऐसे एनिमल होते हैं जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। ओके, इसके अलावा इनकी जो डाइट है उसमें आंट्स होते हैं और टर्माइट्स होते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। इनकी बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो थ्रेटन्ड कैटेगरी में जा चुकी हैं। कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग इनका अलग अलग है। कहीं पर ये सेफ है, कहीं पर एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पे, और हमारे AICTE चीफ ने एक बात बोली है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत सारी फ्रीडम प्रोवाइड करेगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए नई नई चॉइसेस जो हैं उनको प्रोवाइड करने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमने डिस्कस किया था कि साउथ इंडिया में ओनर किलिंग का एक इशू देखने को मिला था। तो वहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो चेयरमैन जो है विजय सांपला, वो प्रेजेंट टाइम में यहाँ की विजिट पर गए हैं। हैदराबाद उनकी उस फैमिली से मिले हैं। वो जो वाइफ जो थी उन पर्सन की, उनसे मुलाकात उनसे हुई है और जो भी बेसिक पॉइंट्स जो भी इशू वहाँ पर हुआ था उन सभी के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद में NCSC के जो हेड हैं, चेयरमैन जो है, वहाँ की पुलिस से डिस्कशन किया है जो कि प्रॉब्लम है उन सबको टाइम टू टाइम सोल्व किया जा सके। ओके, तो ये इंटरफेथ वेडिंग का इशू था जिसको लेकर के यहाँ पर ऑनर किलिंग देखने को मिली थी। अब ये जो NCSC जो है इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंडर काम करती है। ओके, आर्टिकल 338 जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से को डील करता है, और आर्टिकल 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को डील करता है।
ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट बात रखी है वो एक जनरल बात है। मिस्टर फडणवीस आप सभी को पता होगा कि जो पहले महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि प्रेजेंट टाइम में ओबीसी जो है वो हमारी पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर से। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की कोई कास्ट नहीं है, लेकिन अगर हम जाकर डीप में जाकर के अगर हम डिस्कस करें तो ओबीसी ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, और ओबीसी आने वाले टाइम में हमारी जो पॉलिटिक्स है मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट होने वाला है। तो ओबीसी जो टर्म है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ ओबीसी। ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है जो हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है हमारी उन कास्ट को क्लासिफाई करने के लिए जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, मतलब उनको अपग्रेड करने के लिए एक ओबीसी टर्म लाएगी कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ओबीसी टर्म से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमारा आर्टिकल 340 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बात के ऊपर जोर देता है कि टाइम टू टाइम कुछ ऐसे कमीशन बनाए जाएं जो ओबीसी कास्ट के लिए उनकी जो कंडीशन है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करें। तो इसी के अकॉर्डिंग पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था 1953 में काका कालेलकर के अंडर। फिर दूसरा सेकंड बैकवर्ड कमीशन बनता है 1979 में। ये जो भी मैं बता रही हूँ आपको बेसिक फैक्ट्स, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी। ओके, 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बीपी मंडल के अंडर बनाया गया। ओके, फिर धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हुआ और 27% रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 के अंडर। फिर जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो ये देखा गया कि बहुत सारी इस कास्ट में ये जो कम्युनिटी है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो फिर बात आई क्रीमीलेयर की। तो 1992 में जो क्रीमीलेयर क्राइटेरिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इंदिरा साहनी जजमेंट में 1992 में। अभी क्रीमीलेयर क्या होता है? क्रीमीलेयर एक ऐसी टर्म होती है जिसमें डिसाइड किया गया है कि 8 लाख से ज़्यादा किसी भी फैमिली की एनुअल इनकम है तो उसको रिजर्वेशन वो एलिजिबल नहीं होगा रिजर्वेशन के लिए। ये जो क्रीमीलेयर जो टर्म है वो पहली बार 1971 में सत्तानाथम जो कमीशन है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, अब तो ये तो हमने बात कर ली ओबीसी की। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है वो 2017 में बनाया गया था कि ये ओबीसी है। ओबीसी में बहुत सारी कास्ट हैं। ओके, तो उन कास्ट में क्या है कि कुछ कास्ट ने तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया है, जैसे कि यादव और जाट जो कम्युनिटी है। स्पेसिफिक राजस्थान वाले एरिया में अगर हम देखें तो जाट कम्युनिटी जो है ओबीसी में आती है, हरियाणा में जनरल में आती है, आप सभी को पता है। और इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिला था। ओके, हरियाणा में लगभग 5 to 6 ईयर्स पहले अगर आपको पता हो 2016 या 2015 के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हमें भी ओबीसी लिस्ट में लिया जाए। तो यहाँ पर कुछ कास्ट ऐसी हैं जिन्होंने ओबीसी लिस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी पोस्ट पर वो लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में ही ओबीसी जो टर्म है इसमें अदर जो कास्ट हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया कि इसमें जितनी भी कम्युनिटी है सबका अपग्रेडेशन हमें करना है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन ने एक बात रखी है कि हम क्या कर सकते हैं, ओबीसी में जितनी भी अदर कास्ट हैं उनका हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन हम क्या करेंगे कि ओबीसी कास्ट में जितनी भी कम्युनिटी है उनको हम 4 कैटेगरी में बांट देंगे, 1, 2, 3, 4। और इन कैटेगरी को फिर अलग अलग ले। 27% टोटल आरक्षण है, उस टोटल रिजर्वेशन में से हम इस तरीके से रिजर्वेशन देंगे कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको 2%, सेकंड कैटेगरी को 6%, थर्ड कैटेगरी को 9% और फोर्थ कैटेगरी को 10%। मतलब जितना जिस कम्युनिटी का अपग्रेडेशन हुआ है उसको उतना कम रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब ओबीसी को भी इंटरनल लेवल पर बाइफर्केशन उसका भी डिवीजन किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की बात सोची गई है। इस तरीके का बाइफर्केशन, इस तरीके का डिवीजन हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 11 स्टेट और यूटी में देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें ओबीसी को इंटरनली लेवल पर जाकर के इसका डिवीजन कर रखा है। ओके, तो ये हमने ओबीसी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो पीडीएफ है वो सेंड कर दी जाएगी आपके पास में।
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारी आर्मी से रिलेटेड है और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आने वाले टाइम में जो भी फ्यूचर वॉर होंगी इसमें इंडिजिनस वेपन जो हैं, इंडिजिनस मतलब आपके घर में जो बनाए गए हैं, आपके कंट्री में जो डेवलप किए जा रहे हैं, उन वेपन को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जिससे इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ रिलायंट बनने की इंडिया काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो फुल स्ट्रेंथ है 34 जजेस की वो कंप्लीट हो गई है और 10 मई तक ही ये फुल स्ट्रेंथ रह पाएगी, क्योंकि 10 मई को जस्टिस विनीत सारन जो है वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी जजेस हैं वो 34 स्ट्रेंथ को किस तरीके से हमारे CJI ने कंप्लीट करने में कोशिश की। उन्होंने एक टाइम में 9 जजेस को इंक्लूड किया, जिसमें 3 वीमेन जजेस थी और BV नागरथना वो उन वीमेन जजेज में आने वाले टाइम में हमारे इंडिया की फर्स्ट वीमेन CJI होंगी, उसकी लाइन में ये हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेस की स्ट्रेंथ को अगर हमें इंक्रीज करना है तो ये पावर किसके पास है, कौन जजेस की जो स्ट्रेंथ है कि हमें 34 से 40 स्ट्रेंथ करनी है, क्योंकि केसेस की संख्या बढ़ गई है तो हमें यहाँ पर 40 जजेस की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की जो पावर है वो किसके पास है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है पुडुचेरी को लेकर के। आप सभी को पता है कोविड के टाइम में टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो अब प्रेजेंट टाइम में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हर एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आ सकें। सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्कशन चल रहा है कि जो स्पोर्ट्स है उसको एक राइट के रूप में डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी और उस पिटीशन में ये बात रखी गई थी, कनिष्क पांडे ने ये बात रखी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए जिसमें स्पोर्ट्स को एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए। फिर इसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट में अब ये बात बोली गई है कि हाँ ये काम होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से इसको लेकर के अपना जो भी व्यू है उसके बारे में डिक्लेयर करने की बात बोली है कि हम आर्टिकल 21 के तहत जो स्पोर्ट्स है उसको एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में डिक्लेयर करना चाहते हैं, ताकि हमारे इंडिया का जो यूथ है उसको हम एक मतलब फिजिकल लिटरेसी मिशन के रूप में इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और स्पोर्ट्स के रूप में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आगे इंक्रीज हो सके। ओके, यहाँ पर कोविड में जो WHO ने डाटा दिए हैं उसको लेकर के इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि ये जो डाटा है वो इंडिया की जो इमेज है उसको टार्निश करते हैं और हम इन सारे डाटाज को मना करते हैं कि ये डाटा क्लियर नहीं है। जो भी प्रोसीजर आपने फॉलो किया है उसको लेकर के हम क्लियरली विजन चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि किस प्रोसीजर को आपने फॉलो किया है इस डेथ काउंट को, जो नंबर्स हैं उनको काउंट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान की पावर आ गई थी लास्ट ईयर अगस्त 2021 में और तालिबान ने डिक्लेयर किया है कि भाई वहाँ पर जो भी वीमेन है वो फुल्ली कवर होकर के बाहर निकलेंगी। अब देखो, तालिबान बोल रहा था कि नहीं हम तो लिबरल सोच रखेंगे, सभी को बराबर इक्वलिटी देंगे, वीमेन को, चिल्ड्रन को, सबके राइट्स को इंश्योर करेंगे, लेकिन देखो वो तो अपनी जो उनकी डिक्टेटरशिप है उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए वो तो। ओके, तो तालिबान को अगर काउंटर करना है तो पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिसको लेकर के US डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है ना कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेसिस पर पॉइंट डिस्कशन हो तभी जाकर के तालिबान को पावर दी जाए। ये बिल्कुल क्लियर बात है और ऐसा होना भी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 साइंस पेज पर। तो यहाँ पर ओमिक्रॉन को लेकर के स्टडी हुई है। इसमें ये बताया गया है कि ओमिक्रॉन की जो वेव हमें अब कुछ टाइम पहले देखी वो इंडिया में ज़्यादा सीवियर नहीं थी। तो इसका कारण ये नहीं है कि ओमिक्रॉन सीवियर नहीं था, इसका कारण ये है कि कुछ तो हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा बढ़ गया था, दूसरा हमारा यहाँ पर ये था कि नेचुरल जो लोगों में नेचुरल जो बूस्टअप होता है एंटीबॉडीज़ का वो डेवलप हो गया था। मतलब अनवैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को जब हमने डिस्कशन किया, उसके ऊपर स्टडी की, तो हमने ये पाया कि जो नेचुरल जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया है वो नेचुरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट हुए और जो वैक्सीनेटेड पर्सन जो हैं वो वैक्सीनेशन की वजह से प्रोटेक्ट हुए। क्योंकि ये स्टडी किससे रिलेटेड, कैसे इसको क्लियर कर पाया, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में चाइना में जो स्प्रेड हो रहा है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है और वहाँ पर काफ़ी सीवियर
नेचर इसका देखने को मिल रहा है। चाइना में जो है वो नेचुरल जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर जीरो कोविड स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया है, जिसकी वजह से जो नेचुरल इन्फेक्शन को लेकर के जो आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं वो वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि लानीना जो है, अल्नीनो और लानीना जो है वो कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे हमारा जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके, तो ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, ये जो ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। तो लानीना से क्या होता है, हमारे यहाँ पर मानसून काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमने ये देखा कि सेंट्रल और जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, जिसकी वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ और हमारे यहाँ पर हीट वेव्स जो हैं वो टाइम से पहले आ गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, जिसका इफेक्ट जो है वो ना सिर्फ हमारे यहाँ पर टेम्परेचर पर देखने को मिला, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला। यहाँ पर ये बताया गया है कि ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट है उसकी वजह से क्या नई वेव आ सकती है, इसको लेकर के रिसर्च डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज संडे है और संडे को FAQ पेज आता है। इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है, अभी FSSAI ने डिक्लेयर किया है कि जो भी फूड आइटम्स हैं उन पर न्यूट्रिशन लेवल जो है वो आप डिक्लेयर करोगे। ओके, जो भी कंपनीज जो फूड आइटम्स बनाती हैं वो इसमें क्या करेंगे कि आपके फूड आइटम्स में कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना जो सॉल्ट है, ये सब कुछ आप यहाँ पर क्लियरली बताओगे। इसके अलावा जो फूड आइटम्स हैं उनको हेल्थ स्टार भी दिए जाएंगे कि कितना आपके यहाँ पर न्यूट्रिशन फैक्ट्स है आपके फूड आइटम्स में, उसके बेसिस पर यहाँ पर हाफ स्टार से लेकर के 5 स्टार तक मार्किंग की जाएगी फूड आइटम्स की। तो इसको लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने शो किया है कि इससे कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती है। FSSAI ने ये चेंज करने की बात क्यों रखी है? इंडिया में जो डिजीज़ की जो चेंजेस है, लाइफस्टाइल की वजह से डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो जंक फूड का कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। टाइम के साथ में हमारे यहाँ पर पहले मोर्टेलिटी जो थी वो कम्युनिकेबल, मैटरनल, नियोनेटल, न्यूट्रिशनल डिजीज़ थी, वो डिक्लाइन हुई है और इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जी रही है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है वो टाइम के साथ में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। 2016 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो थी वो 55% तक, प्री मैच्योर डेथ का जो मेन रीजन है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में सामने आ रहा है। इंडियंस की जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके से चेंज हो गई है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और इन सभी का रीज़न ये है कि हम पैकेज्ड और जंक फूड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन का बर्डन क्रिएट हो रहा है, बल्कि अगर ओबेसिटी और भी जो अदर इशू हैं वो हर कैटेगरी में इंक्रीज़ हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बात अभी प्रेजेंट टाइम में रखी गई है कि 47.7% मेन और 56.7% वीमेन जो है उनको वेस्ट टू हिप रेशियो, मतलब उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनका जो एब्डोमिनल वाला एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी की वजह से FSSAI ने ये चीज़ डिक्लेयर की है कि हम शुगर, साल्ट और फैट, इन चीज़ों को प्रिवेंट करेंगे ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल की बात रखी गई है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि चिली में भी वार्निंग लेबल लगाया गया था, इजराइल में रेड लेबल लगाया गया था शुगर, सॉल्ट और फैट के लिए, फ्रांस में न्यूट्री स्कोर यूज़ किया गया, A to E का कलर का स्केल इसमें यूज़ किया गया था। इसके अलावा UK में भी रेड, एम्बर और ग्रीन कलर की जो डॉट्स हैं उनका यूज़ किया गया था रिस्क फैक्टर को बताने के लिए। लेकिन ये स्टडी हमें ये बताती है कि कोई भी फॉर्मेट जो है वो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं लेकर के आ पाया। 2014 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सेम इसी तरीके का हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें जो भी नंबर्स हैं उनमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतना रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वीट क्राइसिस को लेकर के है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, जिसके बाद में इंडिया के ऊपर एक डिपेंडेंसी हो गई कि ये जो है वो ग्रेन की प्रोडक्ट जो अवेलेबिलिटी है जो पूरे वर्ल्ड में इंश्योर करेगा। तो इंडिया जो है वो वीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, चाइना जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है और रशिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है। यूक्रेन वर्ल्ड का 8 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, लेकिन
आप सभी को पता है कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है कि इंडिया इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप सभी ने डिस्कस किया, हमने भी बार बार देखा कि हीट वेव्स की वजह से टाइम से पहले इंडिया में मार्च और अप्रैल में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो यील्ड है, मतलब रबी सीजन का जो एंडिंग टाइम तक आता है, जिसमें हमने जितना एक तरीके से अनुमान लगा रखा था कि इतना तो इंडिया में प्रोडक्शन होगा ही, उससे काफ़ी कम प्रोडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में यहाँ देखिए कि 19.5 मीट्रिक जो है वो सीजन एंड तक हम टच करने की बात बोल रहे थे, लेकिन सेंटर ने अभी तक 17.5 मीट्रिक टन जो है वीट को ही प्रोक्योर किया जा चुका है। ओके, गवर्नमेंट जो है वो 43.3 मीट्रिक टन जो है वो खरीद चुकी है मार्केटिंग ईयर में, और इस साल तक टारगेट हमने रखा था 44.4 मीट्रिक टन का, लेकिन कम है। और इसका मेजर रीजन है कि टाइम से पहले जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, ओके, जो वीट का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। अब क्राइसिस होने की वजह से और जो प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्रेजेंट टाइम में वीट के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। एमएसपी प्राइस से भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट दे रही है उससे भी हाई प्राइजेस पे प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं, प्राइवेट जो ट्रेडर हैं, वो इन वीट को खरीद करके इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वीट के प्राइजेस और ज़्यादा हाइक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को देखो अपनी बेसिक चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट करनी है, इंटरनेशनल लेवल पर जो वीट है वो भी प्रोवाइड करना है, और वीट का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर पीडीएस सिस्टम के थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको पेंडेमिक के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें फ्री जो ग्रेन्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन सभी के थ्रू हम जो हैं वो ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इंडिया कैसे क्या करेगा इन चीज़ों को मेंटेन, तो इंडिया ये कर सकता है कि वैसे भी इंडिया ने जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो राइस जो है वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू अवेलेबिलिटी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके थ्रू राइस का जो राइस की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा इंडिया, और जो वीट है उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड करने की इंडिया कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो वीट क्राइसिस है उसको ख़त्म करने की, उसको सॉल्व करने की इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 1973 में अबॉर्शन राइट दिया गया था यूएस में जो वीमेन हैं उनको, उसमें कुछ चीज़ें डिक्लेयर की गई थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें जो अबॉर्शन है वो किया जा सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर लगता है कि वीमेन को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अबॉर्शन किया जा सकता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें हैं कि वीमेन की हेल्थ और लाइफ दोनों को थ्रेटन है तो जो अबॉर्शन है उसको किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें रखी गई थी, कुछ रेगुलेशन रखे गए थे, लेकिन टाइम टू टाइम रेगुलेशन के बेसिस पर भी, जैसे 1992 में जो लॉ है उसको चेंज करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के अदर डिस्कशन हुआ। तो 1973 में रोई और वेड जो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के ने डिक्लेयर किया गया था कि अबॉर्शन एक राइट है वहाँ की वीमेन का, लेकिन टाइम के साथ में बहुत सारे केसेस बढ़े। वहाँ की जो पुअर गर्ल्स हैं, या फिर अगर हम बात करें तो 15 एज क्रॉस जो गर्ल्स हैं, उनमें इस तरीके के अबॉर्शन से रिलेटेड केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसी को लेकर के वहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है कि उनके जो राइट्स हैं उनको सिक्योर अगर हमें करना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें क्या करनी होंगी, इस अबॉर्शन को जो एक राइट दिया हुआ है वीमेन को उसे हमें ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से जो इलीगल इस तरीके की वर्क चल रहा है जिसमें कोई भी विदाउट एनी मतलब कोई स्किल्ड बेस्ड तरीके से प्रोफेशन नहीं रेगुलर हो रहा है, उसको हम स्किल्ड बेस्ड रेगुलेट उसको अगर हमें करना है तो जो अबॉर्शन एक राइट हमें दे रखा है, वीमेन को जो राइट दे रखा है उसको नेगलेक्ट करने की बात की गई है। अभी देखो इसको लेकर के कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो लीक हुए हैं, जिसी की बेसिस पर ये जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। ओके, अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ की जो कांग्रेस हैं उनको क्लियरली बोल सकते हैं, उनको ये बात रखी जा सकती है कि आप इसको लेकर के लॉ बनाइए और लॉ के बेसिस पर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद में वहाँ की जो
कांग्रेस है वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर के लो बनाती या नहीं बनाती है, जो प्रेसिडेंट है उनकी जो भी स्टेटमेंट है उसको वो रेगुलर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये बाद में क्लियर होगा। लेकिन अभी जो लीक्ड प्रोफेशन है उसमें बेसिक प्रोविज़न यही रखा गया है कि वहाँ की जो गर्ल्स हैं उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, उनको मोर स्ट्रेंथन बनाने के लिए ये जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनको स्नैच करने की बात की जा सकती है। ओके, क्योंकि टाइम टू टाइम इसको लेकर के डिस्कशन वहाँ पर होता रहता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।